अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताएं, वर्चुअल मेमोरी के बारे में सुना हो पहले आपने? शुक्र अल्लाह का। चले तकी बताएं, आपने वर्चुअल मेमोरी के बारे में सुना है पहले? अच्छा, देखो, एक तो होती है फिजिकल मेमोरी जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे रैम, जैसे रोम, जैसे कैशे मेमोरी। ठीक है ना। एक होती है फिजिकल मेमोरी जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जैसे रैम। इसकी बेस्ट एग्जांपल है रैम, क्योंकि रैम को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं, प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। ये होती है फिजिकल मेमोरी। और वर्चुअल का मतलब होता है लॉजिकल मेमोरी, कैसी मेमोरी जो लॉजिकल, जो फिजिकल एग्जिस्ट ना करती, जो फिजिकल एग्जिस्ट ना करती। शुक्र, थैंक्स, जजाकल्ला। अच्छा देखें, वर्चुअल का मतलब होता है लॉजिकल, ये याद रखिए, यानी ये फिजिकल नहीं होती। देखिए, होता ये है, जैसे मैं हमेशा एक डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने बनाई सीपीयू की डायग्राम। इसके अंदर ये सीयू है और ये एएलयू है। ये सीपीयू की डायग्राम है, ठीक है। ये कनेक्ट होता है कैशे मेमोरी के साथ। इस डायग्राम को तो अच्छी तरह समझ लें। ये होती है रैम और ये होती है हार्ड डिस्क। आपको मैंने कल बताया था, लास्ट फ्यू क्लासेस के अंदर, कल भी बताया था कि थोड़ा सही, आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। ये बात क्लियर है? जब आप वो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसको आपने यूज करना होता है, वो रैम में ओपन होता है। जैसे यहाँ पे ये पावर पॉइंट ओपन हो गया। फिर आपको मैंने बताया था, यूजर जो है ना वो रुकता नहीं है। जैसे वो वेब ब्राउजर ओपन करेगा और ब्राउजर के बहुत सारे पेजेस ओपन करता चला जाएगा। यानी वेब ब्राउजर ओपन किया, पहला टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब, पांचवा टैब, छठा टैब, ये रैम फुल हो गई। रैम क्या हो गई? फुल हो गई। अब अब मसला ये आता है कि यूजर तो एप्लीकेशन ओपन करता चला जा रहा है या वेब ब्राउजर के डिफरेंट पेजेस ओपन करता चला जा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि रन टाइम पे मेमोरी अरेंज करेगा, रन टाइम पे मेमोरी अरेंज करेगा। अब वो मेमोरी कहाँ से लाएगा? वो मेमोरी लाएगा हार्ड डिस्क से। जिस अब हार्ड डिस्क की स्पेस को जब हम एज ए मेमोरी यूज करते हैं ना, उस स्पेस को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अगर आप डायग्राम में देखें, हार्ड ड्राइव बनी हुई है, उसके अंदर मेमोरी जनरेट की हुई, और वो ट्रांसफर ऑफ पेजेस हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पेजेस क्या से हो रहा है? जैसे अगर आप, मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ तो एक वक्त में आपको एक ही स्लाइड नजर आएगी, दो स्लाइडें कभी भी नजर नहीं आएंगी। तो जो करंट स्लाइड होती है वो हमेशा रैम में रहेगी। अपन स्कूल इसमें 10 स्लाइड है या 20 स्लाइड है या 100 स्लाइड है या 100 पेजेस है, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनके लिए जगह नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो पेजेस जो ऑफलाइन होते हैं, यानी ऑफलाइन, ठीक है, जो अभी यूज में नहीं है, वो चले जाएंगे हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है। और वो पेज जो करंट पेज होगा जिस पे आप काम करें, जैसे इस वक्त आपके पास वर्चुअल मेमोरी का एक पेज स्लाइड ओपन है, ये रैम के अंदर होगा। ऐसा कब होता है? जब रैम इनसफिशिएंट हो जाए। और आपको मैंने बताया था कि रैम ऑलवेज इनसफिशिएंट। आप भले 4 GB को 8 GB कर ले, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। ठीक है। 8 GB को आप कर लें 16 GB। ठीक है। 16 GB को कर लें 32 GB, परफॉर्मेंस तो बेटर हो जाएगी, लेकिन ऑलवेज इनसफिशिएंट। ठीक है। क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अपग्रेडेशन, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। तो जब भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा तो वो ज़्यादा स्पेस, जब वो ओपन होंगे, वो रैम में ज़्यादा स्पेस लेंगे। जी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप बुक खोल के देखें, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मैंने काफ़ी इसको अभी भी शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, परेशान ना हो, ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा और फिर मैं कल इसका वो जो सीपीयू वाला टॉपिक है वो दोबारा डिस्कस करूंगा। ये हो जाएगा, डोंट वरी।
अभी इसका आखिरी टॉपिक है नेटवर्क हार्डवेयर, वो भी डिस्कस करूंगा क्विकली। मुझे ये बताएं, आप पहले जो पढ़ा रहा होता है ना उस पर फोकस रहा करें, उसको समझें वो क्या हो रहा है, बाकी चीज़ें साथ साथ कवर हो जाएंगी। सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इसका रीज़न क्या है। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, यूज व्हेन रैम इज फुल। देखो मैंने पूरी रैम फिल कर दी। ड्यू टू मैनी प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियस, ये कब होता है, जब आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं ना, तब आपकी रैम फिल हो जाती है, क्योंकि आप ब्राउजर के बहुत सारे पेज ओपन करते हैं, वो जो टैब ओपन करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सटेंड फिजिकल रैम बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क और एसएसडी एज एक्स्ट्रा मेमोरी। यानी ये मेमोरी फिजिकल नहीं होती, ये वर्चुअल होती। वर्चुअल का मतलब होता है लॉजिकल, इस चीज को माइंड में रखें। भाई हम बुक से ही पढ़ रहे हैं, आप बुक को फॉलो करें। अगर आपका बुक है तो बुक्स को रीड करें। मैं इसके नोट्स कल भेज दूंगा। आप नोट से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बुक चैप्टर 3 बुक से देखेंगे तो आपको लगेगा वहाँ कितना ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है, उसको भी शॉर्ट करके समराइज करके मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समराइज करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, फिर रिवीजन में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसका फिर रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। पेपर 2 के साथ इसका रिवीजन भी रखेंगे तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। आप कोशिश करें बुक रीडिंग करें, क्योंकि बुक रीडिंग से ही आपको फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब सिर्फ टीचर के डिस्कस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपका अपना माइंड यूज करना बहुत ज़रूरी है। ये रूल है अंडरस्टैंडिंग का, कि आप बुक को गो थ्रू करें। हर चीज़ टीचर डिलीवर नहीं कर सकता, आपकी अपनी एफर्ट बहुत ज़रूरी है। 90% एफर्ट स्टूडेंट की होती है। यस, बुक का सारा कंटेंट सिलेबस, बुक जितनी भी डिज़ाइन की जाती है ना वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होती है। मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा, आप ज़रा देखिएगा उसको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर हम जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना वहाँ से क्लियर होता है, यहाँ से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। जैसे अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये एग्जिस्ट करती है हार्ड डिस्क में। पहला पॉइंट आपने याद रखना है, वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट इन हार्डवेयर, और इसको कनेक्ट किया जाता है रैम के साथ। और इसमें कौन सा डेटा जाता है, ऑफलाइन डेटा। अब चले, अगर हम वर्ड की बात करें, ऑफलाइन पेजेस वो होते हैं जो इस वक्त जिस पे आप काम नहीं कर रहे। ठीक है, जिस पे आप काम नहीं कर रहे वो हम वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिस पेज पे आप काम कर रहे होंगे वो रैम में होगा। करंट, याद है हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रैम होल्ड करंट डेटा। रैम होल्ड करंट, करंट का मतलब क्या है, जो जिसकी जरूरत सीपीयू पे है। करंट डेटा, फाइल, प्रोग्राम। ठीक है, करंट डेटा, फाइल, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, ये जितने भी करंट इंस्ट्रक्शन होंगी ये सब रैम में होल्ड होती है। लेकिन अब चूंकि रैम इनसफिशिएंट हो जाती है बिकॉज ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट, तो फिर एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। इसको समझे, बैकअप मेमोरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए जनरेट करता है। इसका एक और फायदा है कि इसकी स्पेस को आप खुद भी इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम ने 1 GB एलोकेट की है, आप इसको 4 GB कर लें। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है कि ये स्लो होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क स्लो होती है रैम के मुकाबले में, कई मैनी टाइम स्लो होती है। और दूसरा ये होता है कि इससे हार्ड डिस्क के क्रैश होने का चांस भी होता है, क्योंकि आप बार बार जब हार्ड डिस्क को एक्सेस करेंगे बिकॉज ऑफ रैम इनसफिशेंट, रैम की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, तो हार्ड डिस्क पे बर्डन आएगा, परफॉर्मेंस डाउन होगी। इसका हल क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम लगी हुई है, उसको जाके 8 GB कर लें, यानी अपनी फिजिकल रैम इंक्रीज करें। लेकिन उसके अंदर टाइम लगता है। अच्छा, इसकी ज़रूरत गेमर्स को भी पड़ती है। गेमर होते हैं ना, गेमर्स, उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत हैवी होती है। ठीक है, तो गेमर्स, पहले हम सीडीज परचेज करते थे तो वहाँ लिखा होता था कि मिनिमम वर्चुअल मेमोरी इतनी होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं वीएम। वो कहते थे कम से कम 400 MB आपके पास वर्चुअल मेमोरी होनी चाहिए, तो बैकग्राउंड पे ये आपको सपोर्ट करेगी रैम को। तो गेमर्स को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि आपका सब कुछ जो होल्ड होता है वह रैम होता है, रैम इनसफिशिएंट हो जाती है, उसको सपोर्ट चाहिए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपकी फाइल को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर देता है, और जो वो पेजेस जो अभी नॉन वर्किंग है उनको वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा। वो पेज जो वर्किंग है उसको रैम में ट्रांसफर कर देगा। बस ये आपने याद रखना है। ये पॉइंट क्लियर है, ताकि आप बताएं। जी जी सर। हाँ, वो फोर्थ अभी फिलहाल एडिशन रखी है, वो फिलहाल सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, ओके।
अच्छा देखो यहाँ पे, देखो इससे थोड़ी वर्किंग दी हुई है, इसको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स। रैम प्लस स्वैप स्पेस। अब स्वैप एलोकेटेड एरिया ऑन हार्ड, यानी आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है वो रैम प्लस स्वैप स्पेस का कॉम्बिनेशन है। न्यू डेटा इज लोडेड इनटू रैम व्हेन नीडेड। वही वाली बात कि जब जो करंट डेटा है वो हमेशा रैम में लोड होगा, वो डेटा जिस पे आप काम नहीं कर रहे वो वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे क्या होता है, रैम आपको ज़्यादा अवेलेबल होती है। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, जब सीपीयू रैम में डेटा स्टोर करने जाएगा और रैम में अगर उसको जगह नहीं मिली डेटा स्टोर करने की, तो आपका सीपीयू हैंग हो जाएगा, ये वर्केबल नहीं रहेगा। इसीलिए रैम को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें, रिफ्रेश करते रहें। ओल्ड डेटा इज टेम्पोरली मूव टू हार्ड डिस्क टू फ्री अप स्पेस इन रैम। वो डेटा जो भी ओल्ड हो गया, जैसे आप पेज वन से पेज टू पे चले जाए, तो पेज टू आपका करंट पेज हो जाएगा, पेज वन आपका ओल्ड हो जाएगा, तो पेज वन को ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल रैम में ट्रांसफर कर देगा। इसको हम कहते हैं पेजेस, पेजिंग भी कहते हैं, स्वैपिंग भी कहते हैं। मेमोरी मैपिंग कीप ट्रैक ऑफ वेयर ईच डेटा ब्लॉक इज स्टोर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि कौन सा पेज कहाँ स्टोर है। पेजिंग इज यूज टू मूव फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ डेटा बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क। तो यानी वो अपना एक फिक्स साइज का डेटा क्रिएट कर देता है कि इतना साइज का डेटा रैम में होना चाहिए, इतने साइज का डेटा रैम वर्चुअल मेमोरी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, की फीचर क्रिएट इल्यूजन ऑफ अनलिमिटेड रैम। तो रैम अनलिमिटेड नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन आपको लगेगा कि रैम अभी बहुत बाकी है। इल्यूजन कहते हैं फर्जी तौर पे। इवन व्हेन रैम इज फुल, अगर आपकी रैम फुल भी हो जाए, द सिस्टम कीप रनिंग स्मूथली बाय स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आपकी रैम फुल भी हो जाए, क्योंकि आपके पास वर्चुअल मेमोरी अवेलेबल है, तो वहां पे डेटा आपका स्टोर है। हेल्प मेंटेन सिस्टम परफॉर्मेंस दो इट इज स्लोअर देन यूजिंग रैम। सिस्टम परफॉर्मेंस कुछ बेटर हो जाती है, बट अगेन वर्चुअल मेमोरी इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन ये है कि आप अपनी फिजिकल रैम को इंक्रीज करें। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब ये दिया हुआ बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। अलाउ प्रोग्राम लार्जर देन फिजिकल रैम टू रन सक्सेसफुली। जो लार्जर प्रोग्राम होते हैं जो रैम में ओपन नहीं होते, उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है कि क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रैम मिल गई है इन दी फॉर्म ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो लार्जर प्रोग्राम भी ओपन हो जाएंगे। रिड्यूसेस द नीड टू बाय एंड इंस्टॉल एक्स्ट्रा रैम हेल्पिंग टू सेव कॉस्ट। यानी शॉर्ट टर्म में आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि एक्स्ट्रा रैम परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप एक्स्ट्रा रैम परचेज करें, वरना आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन रहेगी। ड्रॉबैक भी दिए हुए हैं। व्हेन यूजिंग एन हार्ड डिस्क एक्सेसिव पेजिंग कॉजेज डिस्क थ्रैशिंग। इसको हम कहते हैं डिस्क थ्रैशिंग, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि जब आप एक्सेसिवली हार्ड डिस्क को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, डिस्क थ्रैशिंग। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है ना वो मोटर पे चलती है, यानी हार्ड डिस्क के अंदर ये स्पिंडल होती है, ये मूव करती है, इसके ऊपर ये प्लेट होती है, ठीक है, ये डिफरेंट प्लेट्स होती हैं। तो ये प्लेट मूव करती हैं, जब स्पिंडल मूव करेगी तो हार्ड ये प्लेट मूव करेगी, तो ये मैकेनिकल मूवमेंट है। तो बार बार जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो रोटेशन ऑफ प्लेट क्रिएट अ प्रॉब्लम। द सिस्टम स्पेंड टू मच टाइम मूविंग पेजेस टू एंड फ्रॉम द हार्ड। ज़ाहिर है, अगर आप पीछे डायग्राम पे जाएं, अगर हम पीछे डायग्राम पे जाते हैं तो ये देखें, रैम से हार्ड डिस्क पे डाटा जा रहा है, ठीक है, और हार्ड डिस्क से रैम में डाटा आ रहा है। इससे इसमें टाइम लगेगा, दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बताया था, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। और इससे क्या होगा, कॉज मैनी रीड राइट हेड मूवमेंट रिड्यूसिंग एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो एक्चुअल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिस्टम, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। द सिस्टम में रीच अ थ्रेश पॉइंट वेयर परफॉर्मेंस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। तो हार्ड डिस्क के क्रैक होने के चांस है, रीड राइट हेड के क्रैक होने के चांस है। इससे आपकी हार्ड डिस्क को डैमेज होगा, तो आपको हार्ड डिस्क रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसका इशू एसएसडी में नहीं है, देखा ना, एसएसडी डू नॉट सफर फ्रॉम थ्रैशिंग इन द सेम वे एज दे हैव नो मूविंग पार्ट अलाउइंग फास्टर एंड स्मूथर डेटा ट्रांसफर। तो ये इशू अभी खत्म हो गया एसएसडी की वजह से, क्योंकि एसएसडी अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होती है, मैकेनिकल स्टोरेज नहीं होती, इसलिए ये डिस्क थ्रैशिंग का ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर? एक सेकेंड। ओके, अब आ जाते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आपको सबको पता है, ये वो स्टोरेज है जो इंटरनेट पर रखी जाती है, वो स्टोरेज जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो, जैसे गूगल ड्राइव,
आई ड्राइव, ठीक है, अमेजोन। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपना डेटा अपने कंप्यूटर पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इस क्लाउड स्टोरेज ने ही यूएसबी को खत्म कर दिया, यूएसबी स्टोरेज को खत्म कर दिया। क्योंकि यूएसबी स्टोरेज हम यूज करते थे, यूएसबी स्टिक की बात कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मूव करने के लिए। तो जब आप अपना डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर पे रखते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज रेफर टू स्टोरिंग लार्ज अमाउंट डेटा ऑन रिमोट फिजिकल सर्वर। होता क्या है, ये आप है, यू आर द क्लाइंट, ठीक है, यू आर द क्लाइंट। आप अपना डेटा सर्वर पे रख रहे हैं। सर्वर किसका है, गूगल, फर्स्ट कर गूगल वालों का। सर्वर भी कंप्यूटर होता है, लेकिन ये बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो आपका डेटा आपने यहाँ रख दिया, और किसी वक्त भी दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम एनी लोकेशन, फ्रॉम एनी टाइम। बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, जस्ट। इंटरनेट के बगैर ये बेकार है। जहाँ पे भी इंटरनेट नहीं होगा, क्लाउड स्टोरेज आपको अनअवेलेबल होगा। सबके पास गूगल, आप सबका जीमेल अकाउंट होता है ना, हर एक के पास जीमेल अकाउंट है, फर्ज कर लें। तो 15 GB आपको गूगल वाला देता है स्पेस। इससे ज़्यादा चाहिए देन यू हैव टू पे, ठीक है। 15 GB से ऊपर स्पेस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। लेकिन 15 GB तक गूगल वाले आपको फ्री स्पेस देते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका बेनिफिट ये है कि अगर लोकली आपकी हार्ड ड्राइव एसएसडी ख़राब हो जाए, तो आप सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये डायग्राम शो कर रही है क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज, ठीक है। वीडियोज़ है, म्यूज़िक है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, पिक्चर लोड कर सकते हैं, फाइल एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ आपका सर्वर में पड़ा हुआ है। ये सर्वर है। सर्वर वो कंप्यूटर है जो डेटा आपको सर्विसेज देता है। मेजर प्रोवाइडर हैव कैपेसिटीज ऑफ ओवर 1 XB बाइट, वट वो उनकी अपना उनका इशू है कि वो कितनी स्टोरेज रखते हैं। हमारा इशू है कि हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए। इसमें मेनली 3 कैटेगरीज हैं, एक पब्लिक क्लाउड है और एक प्राइवेट क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड का मतलब जैसे मैंने आपको गूगल ड्राइव का बारे में बताया ना, जी गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव ये पब्लिक है, क्योंकि ये फ्री अवेलेबल है, ऑन कॉस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन ये पब्लिक है। क्यों? क्लाइंट एंड स्टोरेज प्रोवाइड आर डिफरेंट कंपनीज, और पब्लिकली एक्सेस है, किसी को भी अगर आपकी आईडी का पता है वो भी एक्सेस कर सकता है आपका डेटा। इन्होंने एग्जांपल दी हुई गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ठीक है। ये इनसिक्योर है, ये किसी को भी अगर आपकी गूगल जीमेल आईडी पता है, उसके थ्रू वो आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए उसको पब्लिक कहते हैं। तो कंपनीज इसको कम यूज करती हैं, कंपनी यूज करती हैं प्राइवेट क्लाउड को। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपका डेटा है, तो फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे अपना डेटा स्टोर करते हैं। डेटा स्टोर करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आपको बैकअप चाहिए। बैकअप क्यों चाहिए? आपके कंप्यूटर जहाँ रखे हैं, वहाँ वहाँ पे फायर हो सकता है, फ्लड आ सकता है, थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, डेटा करप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है। तो आप चाहते हैं कहीं और से हमें दोबारा एक्सेस हो जाए। प्राइवेट क्लाउड लिखा हुआ है आ डेडिकेटेड सिस्टम बिहाइंड अ फायरवॉल, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। द क्लाइंट एंड स्टोरेज प्रोवाइडर ऑपरेट एज वन एंटिटी, यानी दोनों सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं। इसके बारे में जनरल पब्लिक को नहीं पता होता कि कंपनी का डेटा कहाँ स्टोर है, ठीक है, कंपनी का डेटा कहाँ स्टोर है। हाइब्रिड क्लाउड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। तो बेसिकली इसमें जब आप पब्लिक क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हो और प्राइवेट भी स्टोर यूज कर रहे हो एज ए सेम टाइम, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड कहते हैं टू और मोर देन टू टेक्नोलॉजीज, टू और मोर देन टू टेक्नोलॉजीज को हम कहते हैं हाइब्रिड। अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। सेंसिटिव डेटा स्टोर ऑन द प्राइवेट क्लाउड, लेस सेंसिटिव डेटा ऑन द पब्लिक क्लाउड। यानी अगर आपने एम्प्लॉय को एक्सेस देना है और वो लेस सिक्योर है, तो पब्लिक क्लाउड में रख देंगे। अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप उसको प्राइवेट क्लाउड में रखेंगे, जिसके बारे में बाकी एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होगा। नो, नो आइडिया। अच्छा ये बताएं, ये स्टोर क्लाउड स्टोरेज का टॉपिक क्लियर हो गया? कोई परेशानी?
टॉपिक के बारे में बताएं, क्लियर है, ताकि मैं आगे मूव करूं। जी तक ही आप सर बताएं। हाइब्रिड हाइब्रिड वाला रिपीट कर दीजिए। कुछ भी नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे हाइब्रिड कार नहीं आती, हाइब्रिड कार क्या होती है? यानी वो पेट्रोल पे भी चलेगी और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगी, यानी बैटरी पे भी चलेगी। ठीक है ना? हाइब्रिड का मतलब होता है टू या मोर देन जी टू समझ गए। टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? तो जब आपके पास पब्लिक अकाउंट भी हो, क्या हो, पब्लिक, यानी आपने जीमेल आईडी भी रखी हुई है डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना? तो कंपनी जो सेंसिटिव डेटा प्राइवेट क्लाउड में रखेंगी, और जो लेस सेंसिटिव वो पब्लिक क्लाउड में रखेंगे। बस ये फर्क है, दोनों का कॉम्बिनेशन। सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। मतलब यानी आप जब जब आप दोनों जगह पे डेटा रखेंगे, सिंपल इज दैट। बीइंग ए इंडिविजुअल आप पब्लिक यूज करते हैं, बीइंग अ कंपनी आप दोनों यूज करते हैं, इसको ऐसे समझ लें। ठीक है? जी 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 सर। इसके की फीचर दिए में, द सेम डेटा द सेम डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल सर्वर। यानी आपका जो डेटा है डिफरेंट सर्वर में स्टोर है, लेकिन आपको तो नहीं पता, आपको तो बस ये पता है कि मेरा डेटा एक्सेस होना चाहिए। इंश्योर डेटा अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग मेंटेनेंस और रिपेयर, इंप्रूव रिलायबिलिटी। अब फर्ज करें कंपनी ने बोला, जैसे अक्सर बैंक वाले कहते हैं कि 2 दिन तक आपको ऑनलाइन सर्विस नहीं मिलेगी। इससे क्या होता है, आपका ना रिलायबिलिटी फैक्टर डाउन हो जाता है। यार ये बैंक तो हर महीने 2 दिन बंद रहता है, तो मेरे पास एक और अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए आप मल्टीपल बैंक अकाउंट रखते हैं। ऐसा होता है, कभी सुना है आपने? अक्सर बैंक वालों का मैसेज आता है कि मेंटेनेंस की वजह से ना 2 दिन हमारी जो बैंकिंग सर्विस है ना वो अवेलेबल नहीं होगी। तो इससे आपको परेशानी होती है, क्योंकि अगर इन 2 दिनों में मुझे किसी किसी से पैसे मंगवाने हैं, किसी को पैसे भेजने हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो फिर मेरे पास दूसरे बैंक का भी ऑप्शन होना चाहिए, तीसरे बैंक का भी। मेरे पास 3 अकाउंट होने चाहिए। एक तो ये बेनिफिट ये होता है 3 बैंक अकाउंट का, कि आपका जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर खुदा ना खाता वो हैकिंग का भी चांस कम हो जाता है, यानी आपके पैसे थेफ्ट होने का भी चांस कम हो जाता है। अगर एक बैंक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा बैंक अवेलेबल होगा, उससे आप डेटा अपना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक इशू आता है। ये कुछ बेनिफिट दिए हुए और ड्रॉबैक दिए हुए। बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ क्लाउड स्टोरेज: एक्सेसिबल एनी टाइम एनी वेयर फ्रॉम एनी डिवाइस विद इंटरनेट एक्सेस, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। और ड्रॉबैक है, रिक्वायर अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, स्लो और अनस्टेबल कनेक्शन कॉज प्रॉब्लम एक्सेसिंग और डाउनलोडिंग। अगर आपका इंटरनेट की स्लो होगा तो इसमें आपको इशू आएगा। बेनिफिट क्या है, नो नीड टू कैरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस और यूज द सेम कंप्यूटर। ठीक है? हाई कॉस्ट फॉर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड डेटा ट्रांसफर लिमिट फ्रॉम द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो वो कंपनी जो आपको इंटरनेट देती है उसको हम कहते हैं आईएसपी। उसके लिए फिर अगर आप हाई बैंडविड्थ का डेटा इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्रोवाइड रिमोट बैकअप, अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आपको बैकअप अवेलेबल है। आपका डेटा, लोकल डेटा अगर आपको लॉस भी हो जाए, यू कैन acquire data from servers, aiding data loss prevention and disaster recovery। disaster recovery का मतलब ये होता है कि आपकी आपकी कंपनी जिस जगह पे, वहाँ पे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपका सारा डेटा डैमेज हो गया, बट यू आर नॉट वरी, आप वो डेटा गूगल यानी जो क्लाउड स्टोरेज वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आती है, रिस्क ऑफ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर फेलियर। जहाँ पे आपने डेटा रखा हुआ है वो फेल हो गया तो क्या करेंगे? पोटेंशियली कॉजिंग लॉस ऑफ ऑल बैकअप डेटा। यानी जैसे कैलिफोर्निया में फ्लड आ गया, अब कैलिफोर्निया में गूगल ने अपना सेटअप रखा होगा और उसकी वजह से आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। और फिर आपका डेटा, सेंसिटिव डेटा, थर्ड पार्टी के पास है, ये बहुत बड़ा इशू है। अलाउ डेटा रिकवरी इफ द यूजर हार्ड डिस्क और बैकअप डिवाइस फेल। यानी आपकी बात कर रहे हैं, अगर आपकी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम हैकिंग, मालवेयर एंड नेचुरल डिजास्टर। यानी अगर आप जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है उस सर्वर को ही अगर हैकर ने एक्सेस कर लिया तो इशू आएगा। ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है? आप 200 GB ले रहे हैं, 1 TB ले रहे हैं, नो इशू। कंसर्न ओवर हाउ सिक्योरली द डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड। आपको ये, क्योंकि कंपनीज आपका डेटा सेल भी करती हैं, ठीक है? इसीलिए तो वो कमाती हैं इतना ज़्यादा, तो इतने ज़्यादा रिलायबल पे नहीं है ये। जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी जी सर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट।
The smartwatch use a text message application that receive data from cloud storage. Describe what is meant by cloud storage. जी कौन एक्सप्लेन करेगा? ताकि कैन यू राइट ऑन जूम चैट? एवरीवन कैन राइट ऑन जूम चैट. अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, जस्ट राइट ऑन जूम चैट क्विकली. कह रहे हैं, ये देखें, सिंपल डेफिनेशन है. अ कलेक्शन ऑफ सर्वर अलाउ एक्सेस टू डेटा रिमोटली. ठीक है, पहली बात आपने बताना है कि कलेक्शन ऑफ सर्वर है और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? अलाउ एक्सेस टू डेटा रिमोटली. स्टोर डेटा इन रिमोट लोकेशन, ये भी कह सकते हैं. हार्डवेयर कैन बी ओन्ड और मैनेज बाय थर्ड पार्टी, ये भी फीचर बता सकते हैं. डेटा स्टोरेज इज दैट इज स्टोर्ड और एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है? जी, डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? तो ये देख लें, पहले आपने बताना है कलेक्शन ऑफ सर्वर है, अलाउ एक्सेस टू डेटा रिमोटली. ठीक है, हार्डवेयर कैन बी ओन्ड और मैनेज बाय थर्ड पार्टी, डेटा स्टोरेज दैट इज स्टोर्ड और एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट. ये चार फीचर आपने बताने 2 मार्क्स के लिए. तो अब ये कह रहा है एक्सप्लेन टू बेनिफिट ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग क्लाउड स्टोरेज. अभी हमने पीछे पढ़ा था. आप देखिए, चार चार लाइनें दी हैं. कम से कम 2 लाइनों में आपने आंसर देना है. फिर नेक्स्ट 2 लाइन में 2 पॉइंट, ताकि आप 4 मार्क्स गेन कर सकें. जस्ट ताकि यू कैन आस्क क्वेश्चन. ये मैं शो कर रहा हूँ. पहला पॉइंट है नो नीड टू मेंटेन द हार्डवेयर. देखिए, बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको अपने पास हार्डवेयर रखने की जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू मेंटेन द हार्डवेयर. थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हार्डवेयर. क्योंकि सर्वर है इनके पास, आप अपना डेटा सिर्फ स्टोर कर रहे हैं. इवन देखो, ऑनलाइन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि ऑनलाइन कंप्यूटिंग भी अवेलेबल है. यानी आप लोगों ने गूगल शीट अगर आपने यूज़ की हो, गूगल शीट ऑनलाइन अवेलेबल है. यानी आपको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. एक तो बेनिफिट ये हो गया. रिसोर्सेज कैन बी रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑन डिमांड. यानी आप अपने रिसोर्स इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं एज ए कंपनी. नो नीड टू वरी अबाउट रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस. आपकी यानी जो लोकल स्टोरेज है वो अगर रनिंग आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. कैन सेव कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ हार्डवेयर. एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क या एसएसडी परचेज करने की जरूरत नहीं है. थर्ड बेनिफिट है नीड लेस और नो सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस ऑन द वॉच. अच्छा, क्योंकि वॉच के पॉइंट ऑफ से बात हो रही है, स्मार्ट वॉच की बात. मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप आंसर देंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आंसर देंगे. ठीक है, तो अब देखो ना, यहाँ पे स्मार्ट वॉच की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने अपने आंसर में स्मार्ट वॉच को लाजमी आंसर में यूज करना है एज ए स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, जब आंसर देंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आंसर देंगे. नीड लेस और नो सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस ऑन द वॉच. वॉच कैन रिमेन स्मॉल इन साइज, क्योंकि जब उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है. ठीक है, तो फिर आपको फर्दर उसकी अपनी स्टोरेज होने की जरूरत नहीं है. कॉस्ट ऑफ वॉच कैन बी केप्ट लोअर. इसकी वजह से कंपनी जो है लोअर प्राइस पे आपको ऑफर कर सकती है. अच्छा, दूसरा है कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम अदर और मैनी एनी डिवाइसेस. इफ द वॉच ब्रेक्स और इज लॉस्ट, डेटा इज स्टिल अवेलेबल.
आंसर देना है कॉन्टेक्स्ट में। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन में जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड में पूछा है उसी के आपने उसी में आंसर देना है। आपने जनरलाइज आंसर नहीं देना। ये बात पॉइंट में लिखी थी ना, यहाँ वर्ड यूज कर ऑन द वॉच। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाउ टू गिव आंसर? क्या विजिबल नहीं है? अब विजिबल है? अगर स्क्रीन विजिबल ना हो तो मैसेज ना करें, बोल के बताएं ताकि मैं मुझे आइडिया हो जाए। नाउ विजिबल? असरा आपको क्लियर है? तो फिर ये ओके, ये क्यों लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन नहीं आ रही? ओके, तो एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, अगर आपने फुल मार्क्स गेन करने हैं ना तो आंसर कॉन्टेक्स्ट में देना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। ये बात आपको मैंने कल भी बताई थी, इसीलिए मार्किंग स्कीम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब आपका लास्ट टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस बस दो तीन ही दी हुई है, तो मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आपने अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ठीक है? इसके लिए आपको क्या चाहिए? वायर या वायरलेस, यानी विदाउट वायर। तो अब याद रखें, दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर को आपस में कनेक्ट करना है तो इसके लिए बेसिक जो नेटवर्क डिवाइस चाहिए वो है लैन कार्ड। क्या है? लैन कार्ड, जिसको हम कहते हैं एनआईसी। तो वो आपके यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए। इसके थ्रू आप केबल को दूसरी यानी केबल को अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो जब आप केबल अटैच कर देते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो केबल का जैक जहाँ पे इंजेक्ट होगा उस जगह पे वो सर्किट बोर्ड होना चाहिए। उस सर्किट बोर्ड को हम कहते हैं लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी वजह से दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज डेटा सेंड नहीं होगा। ठीक है? अब ये जो कनेक्टिविटी या तो वायर के थ्रू होगी, यानी लैन कार्ड, एक लैन कार्ड दूसरे लैन के साथ या तो वायर के थ्रू कनेक्ट होगा या विदाउट वायर यानी रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं वायरलेस। बेसिकली ये रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है? तो मेरे से लैपटॉप के अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं कि केबल का जैक जहाँ पे लगता है, जिस जगह पे उसे कनेक्ट होना होता है वहां पे एक सर्किट बोर्ड होना चाहिए, दैट सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड लैन कार्ड। या फिर वहां पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, जिसको कहते हैं वैप। वायरलेस एक्सेस पॉइंट होना चाहिए जो कनेक्ट करेगा आपको दूसरी डिवाइस के साथ। तो यहाँ पे भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट होना चाहिए ताकि रेडियो सिग्नल एक दूसरे को सेंड और रिसीव किया जा सके। ठीक है? इसमें पहली डिवाइस है नेटवर्क डिवाइसेस। ये देखें, तो जो पहली नेटवर्क डिवाइस होती है वो उसको हम कहते हैं एनआईसी। ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। और मैंने आपको बताया था ये वायर्ड, ये देखो ये वायर्ड है, इस जगह पे केबल इंजेक्ट होती है। ठीक है? ये भी वायर्ड है मल्टीपल पोर्ट के साथ। ये वायरलेस है, सीपीयू के अंदर लगाते हैं। और ये यूएसबी, इसको डोंगल कहते हैं। इसके थ्रू आप वाईफाई सिग्नल यानी रेडियो सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इसके थ्रू भी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो कनेक्टिविटी करने के लिए आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस का होना जरूरी है, अदरवाइज आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। समटाइम इंटरनल, ये जैसे इंटरनल होते हैं ना खराब हो जाते हैं, तो फिर हम एक्सटर्नल लगा लेते हैं। कुछ पुराने सीपीयू होते हैं उनमें ऑप्शन नहीं होता वाईफाई का, तो वहां पे हम ये डोंगल लगा लेते हैं। ठीक है? लैपटॉप में तो बिल्टन होता है ना, लेकिन इनकेस वो बिल्टन खराब हो जाए तो फिर आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। ये यूएसबी एंड आईसी है ना, तो यूएसबी तो पोर्ट है ना। देखो याद रखना, यूएसबी ना तो स्टोरेज है ना नेटवर्क डिवाइस है। यूएसबी इज अ पोर्ट जहाँ पे आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं।
पोर्ट कंप्यूटर का वो पॉइंट होता है जहां पे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो आपको मैंने पहले बताया था, पहले सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट आती थी, उन सबको यूएसबी पोर्ट ने खत्म कर दिया। ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। यूएसबी इज अ पोर्ट, ठीक है। तो ये यूएसबी तरह का बना हुआ है, देखो ना, ये भी यूएसबी। लेकिन एक्चुअली ये डोंगल है ना, नेटवर्क डिवाइस है, जिसका पर्पज है कि आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर दो। दैट्स इट। अब देखो ये एनआईसी की डिटेल आ गई। इसका पर्पज क्या है? अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, एग्जाम्पल द इंटरनेट। ठीक। आपको ये दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर देगा। जैसे आपके घर में वो लगा हुआ है वाईफाई राउटर, वो भी तो एक नेटवर्क डिवाइस है ना, वाईफाई राउटर। उसकी वजह से आपके घर में इंटरनेट चल रहा है, सब लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। जितने भी घर में लोग होंगे उसको यूज, लैपटॉप के थ्रू यूज कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो ये फीचर आपकी डिवाइस के अंदर भी होना चाहिए, और जिस डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी होना चाहिए। इस हर नेटवर्क डिवाइस का ना, यानी लैन कार्ड का एक मैक एड्रेस होगा। ईच एनआईसी कंटेन अ यूनिक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस असाइंड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये फिक्स होता है। ये आपके मोबाइल के अंदर जहाँ पे भी कनेक्टिविटी पॉइंट है उसका मैक एड्रेस होता है। ये आपके लैपटॉप के अंदर भी होता है, ठीक है। जो आपको कनेक्ट करता है अदर डिवाइस के साथ, उसको हम कहते हैं मैक एड्रेस, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है। मैक एड्रेस परमानेंट होता है, ठीक है। ये इसके बारे में आइडिया है, मैक एड्रेस। टाइप्स ऑफ एनआईसी अभी हमने पढ़ा। वायर्ड एनआईसी है फॉर ईथरनेट केबल। वो केबल जो एनआईसी के अटैच होती है उसको हम कहते हैं ईथरनेट केबल। ये वायरलेस एनआईसी, डब्ल्यू एनआईसी भी कहते हैं, फॉर वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस एनआईसी कनेक्शन टाइप कैन बी प्लग इनटू अ यूएसबी पोर्ट, अभी पीछे आपको मैंने शो की थी। और कैन बी बिल्ट इनटू डिवाइस इंटरनल सर्किटरी, तो जैसे आपके लैपटॉप के अंदर होता है। जी स्टूडेंट, ये क्लियर है आपको? अच्छा ये देखें, ये मैक एड्रेस का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये 12 बिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, ठीक है। अब आप देखें 12 डिजिट काउंट कर लें। ये फर्स्ट 2 डिजिट, सेकेंड 2 डिजिट, थर्ड 2 डिजिट। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिटी, यानी ये कंपनी का एड्रेस होता है कि किस कंपनी से ये डिवाइस बिलोंग करती है। और ये इसका अपना एड्रेस होता है, यानी डिवाइस का एड्रेस, जिसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। ये मैक एड्रेस का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये 12 डिजिट होता है। ये फर्स्ट 6 डिजिट जो होता है कंपनी कोड होता है, नेक्स्ट 6 डिजिट जो है वो डिवाइस का कोड होता है, ठीक है। जैसे कंपनी डेल है, तो ये फर्स्ट करें डेल का एड्रेस है, इट इज अ डेल, ठीक है। तो एक यानी ये फिक्स होगा, और ये चेंज होते रहेंगे, जितने भी मैक ये लोग डिवाइसेस बनाएंगे उसको ये चेंज करते रहेंगे। और ये हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, कौन सा एड्रेस होता है? हेक्साडेसिमल, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये देखिए पूरा हेक्साडेसिमल। अच्छा, आपने अगर आईपी एड्रेस के बारे में सुना हुआ है? अब मैं कहता हूँ एड्रेस दो तरह के होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब हम एड्रेस की बात करते हैं ना, नेटवर्क एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस आर टू कैटेगरीज। एड्रेस आर, एक होता है लॉजिकल और एक होता है फिजिकल। फिजिकल तो वही मैक एड्रेस होता है जो एनआईसी का होता है, मैक एड्रेस या लैन एड्रेस कह लें। लॉजिकल में आता है आईपी। अगर आईपी की बात करेंगे, इसमें दो कैटेगरीज आएंगी, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। फर्दर कैटेगरीज में आएंगी कि ये डायनेमिक हो सकता है और स्टैटिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये पब्लिक हो सकता है, ये प्राइवेट हो सकता है। ये देखिए 4 6 फीचर आपने याद रखने।
अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फिजिकल एड्रेस में और लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी में और लैन और मैक एड्रेस में क्या फर्क होता है, कोई मुझे बताएगा? यानी फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस में मेजर डिफरेंस क्या है? एनीबॉडी नोस? क्योंकि आपकी डिवाइस में ये दोनों यूज होते हैं, इन दोनों एड्रेस की वजह से ही आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। इन दोनों में से एक भी मिसिंग हो जाए तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। नहीं, आईपी एड्रेस मोबाइल एड्रेस नहीं है, ये याद रखिएगा। इसको आप ऐसे समझ लें, आप इटसेल्फ आईपी एड्रेस है और आपका जो घर है ना वो मैक एड्रेस है। क्यों? आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, आप पहले घर में हैं, फिर स्कूल चले गए, फिर ऑफिस चले गए, बाजार चले गए, तो आईपी एड्रेस हर जगह आपको डिफरेंट मिलेगा। इसीलिए देखें, इसका एक फीचर है डायनेमिक। इसका क्या मतलब है? जब आपने घर में इंटरनेट यूज किया आपकी आईपी कुछ और थी, जब आप बाजार चले गए वहां इंटरनेट यूज किया तो आपकी आईपी चेंज होगी। तो आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जिसको कहते हैं ना आईएसपी, ये हर दफा आपको एक डिफरेंट आईपी देगी जब भी आप इंटरनेट यूज करें। इसीलिए आईपी एड्रेस डायनेमिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। तो बीइंग अ जनरल यूजर ये हमेशा आपको डिफरेंट आईपी दी जाएगी टू यूज द इंटरनेट। ठीक है, लेकिन जिस डिवाइस से आपने इंटरनेट यूज करना है या नेटवर्क यूज करना है वो मैक एड्रेस होगा। तो जिस घर में आप रहते हैं वो हमेशा एक ही जगह पे रहे। जब तक आप अपना घर नहीं चेंज करेंगे आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। लेकिन आपकी आईपी चेंज होती रही बिकॉज आपकी लोकेशन चेंज हो रही है। और ये स्टैटिक कब होता है? जब आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे और आप चाहते हैं कि हर कोई मेरी वेबसाइट यूज करें, तो वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर पे होगी। तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो फिक्स होता है, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। जिस कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट होगी उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर का जो आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा फिक्स होता है यानी स्टैटिक। ये याद रखिएगा। जैसे hotmail.com, हॉटमेल उसका डोमेन नेम है। ठीक है, हॉटमेल उसका डोमेन नेम है जो मुझे और आपको याद रहता है, hotmail.com। लेकिन उसका एक आईपी आईपी एड्रेस होगा जिसके थ्रू आप हॉटमेल की वेबसाइट एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा फीचर भी समझ में आएगा, स्टैटिक। अच्छा, फिर आपकी बात पब्लिक और प्राइवेट। यानी आईपी एड्रेस पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ये जो इंटरनेट आपको डिफरेंट लोकेशन पे मिल रहा है ना इंटरनेट, और उस वक्त जो आपको आईपी असाइन की जा रही है आईएसपी के थ्रू, वो वो आईपी जो आईएसपी के थ्रू असाइन की जा रही है वो पब्लिक होती है। और वो आईएसपी जो कंपनी के अंदर जनरेट की जा रही है वो प्राइवेट होती है, विद इन कंपनी। विद इन कंपनी जो आप हर 40 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, हर एक को आईपी देनी है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट आईपी। वो आईपी जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको प्रोवाइड करी है वो पब्लिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर मैंने लिखा है इसके दो वर्जन है, एक आईपी वर्जन 4 है। ठीक है, 4 इज द ओल्डेस्ट, और दूसरा 6 है, 6 इज द न्यू। आईपी वर्जन 4 पहले यूज हो रहा था, आजकल ये यूज हो रहा है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 का मसला यह है कि 4 बिलियन डिवाइसेस के बाद इसकी रेंज खत्म हो गई। 4 बिलियन डिवाइसेस के बाद इसकी रेंज खत्म हो गई। अब सुना यह है कि दुनिया में 8 बिलियन से डिवाइसेस ज़्यादा आ गई, तो इसके लिए फिर आईपी वर्जन 6 बनाया गया। अब दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। जैसे हर घर में 5-10 मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें। तो दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन हर एक के पास डिवाइस नहीं है। तो बहरहाल सुनने में आया कि 8 बिलियन से ज़्यादा दुनिया में डिवाइसेस होगी और सारी इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, उसके लिए फिर आईपी वर्जन 6 नया वर्जन लॉन्च किया गया। तो वो 8 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस को, बल्कि ट्रिलियन डिवाइसेस को ये सपोर्ट कर सकता है।
ठीक है। मैक एड्रेस मैंने आपको बताया ना, वो फिजिकल एड्रेस होता है बस। वो आपके लैन कार्ड का एड्रेस होता है, दैट इज अ फिक्स एड्रेस। उसका फॉर्मेट भी आपको मैंने दिखाया। अब ये देखें, ये है आईपी वर्जन 4। ये 32 बिट होता है, 4 बाइट्स है। 1 2 3 4 बाइट्स। हर बाइट में 8 बिट्स होती है। हर बाइट में 8 बिट्स होती है, 8 बिट्स लिखा। इसको हम कहते हैं 32 बिट एड्रेस। और 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट, यानी 4 बाइट। तो ये आईपी वर्जन 4 का वो है फॉर्मेट। आईपी वर्जन 4 जो है वो 4 बिलियन डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता था। 4 बिलियन डिवाइसेस। ठीक है। तो उसकी लिमिट खत्म होगी, फिर आईपी वर्जन 6 आ गया, उसका दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इसका बाइनरी एड्रेस 8 बिट। बाइनरी एड्रेस 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, तो ये 32 बिट बनता है। तो इसको हम 32 बिट एड्रेस भी कहते थे। ये डायनरी वैल्यू है। इसमें इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। 3 ऑक्टेट। इसमें 3 डिजिट होते हैं। 2 पावर 3 8 होता है। ठीक है, 8 बिट बाइनरी होगा। ये 1 बाइट, 4 बाइट एड्रेस तक इसकी रेंज। ठीक है। तो आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है, ये चेंज। ये डायनेमिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है। ये देखो आईपी वर्जन 6, ये 128 बिट होता है। उसमें बीच में वहां डॉट आता है, यहाँ पे कॉलन आता है, ये याद रखिए। यहाँ पे ना सेपरेट करने के लिए कॉलन आता है, वहां पे डॉट आता है। अगर आप वो 4 बिट वाला देखें, आईपी वर्जन 4 देखें, यहाँ डॉट आ रहा है। इसको पीरियड साइन भी कहते हैं। ये डॉट, इसको सेपरेट करने के लिए डॉट लगाते हैं, और वहां सेपरेट करने के लिए कॉलन लगाते हैं, कॉलन। ठीक है। ये होता है 128 बिट। तो इसमें आप 2 पावर 128 निकालेंगे ना, तो आपको ट्रिलियन एड्रेस मिल जाएंगे। तो ये 8 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि जितनी ज़्यादा डिवाइस आएंगे, हर एक को आईपी एड्रेस चाहिए। ये देखें, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ये मोबाइल है, ये प्रिंटर है, सबको आईपी एड्रेस चाहिए। ये वाईफाई राउटर से सब कनेक्ट है, सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, मुझे बताएं, ये क्लियर है आप लोगों को? एनी कन्फ्यूजन टिल हेयर? अब जो मैंने ऑरली बताया था, अब रिटर्न फॉर्म में देखें। पर्पस ऑफ आईपी एड्रेस क्या है? असाइन टू डिवाइसेस बाय अ राउटर यूजिंग अ डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। बेसिकली राउटर, अभी नेक्स्ट डिवाइस जो हमने पढ़नी है वो राउटर पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमने पेपर चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि राउटर वो डिवाइस है जो रूट फाइंड करने में हेल्प करती है, यानी जो डिटरमिन करती है किस रूट से आपका डेटा जाएगा। पैकेट स्विचिंग के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है। और यहाँ पे भी हम उस डिवाइस को पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है डीएचसीपी, जो असाइन करता है ऑटोमेटिकली आपको आईपी। मैंने आपको बताया था ना, आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है। जब आप लोकेशन चेंज करेंगे, अपने घर से बाजार चले जाएं, ऑफिस चले जाएं, स्कूल चले जाएं, जहां पे भी आप इंटरनेट यूज करेंगे ना, आपको एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक, इसीलिए इसका नाम देखो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लेकिन अगर आपको फिक्स चाहिए, तो आईपी एड्रेस फिक्स भी होता है, तो फिर आपको वो कंपनी से, यानी आईएसपी वालों को कहना पड़ेगा कि भाई मुझे एक फिक्स आईपी एड्रेस चाहिए, बस मुझे हर दफ़ा नया नहीं चाहिए। और ये कब चाहिए होता है? जब आपने वेबसाइट बनाई होती है। अब ज़ाहिर है, वेबसाइट का एक्सेस आपने पब्लिक को देना है। ठीक है। तो आपके, तो जहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर होती है, उस कंप्यूटर को हम कहते हैं वेब सर्वर। और उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस फिक्स होना चाहिए। दिस क्लियर? और ये हमेशा यूनिक होना चाहिए, यूनिक टू द नेटवर्क द डिवाइस इज कनेक्ट। अगर एक नेटवर्क के अंदर एक आईपी एड्रेस 2 डिवाइस को अटैच कर दिया जाएगा, तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, किसी का भी इंटरनेट नहीं चलेगा। इसमें 2 वर्जन मैंने बताया, आईपी वर्जन 6, 4 एंड 6।
ये 32 बिट होता है, ये 128 बिट होता है। इसी एग्जाम्पल ABCD 4 बाइट में होता है, और इसमें 8 ग्रुप, वहां पे 4 ग्रुप होते हैं, या 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्सा डिजिटल, 4 हेक्सा डिजिटल। ओल्डर स्टैंडर्ड है फ्यूअर यूनिक एड्रेस अवेलेबल, यानी 4 बिलियन एड्रेस अवेलेबल थे। रिमूव एड्रेस कोलिजन, अब कोलिजन का मतलब होता है सेम एड्रेस, सेम एड्रेस असाइन टू डिवाइस। तो कोलिजन आएगा, कोलिजन की वजह से इंटरनेट नहीं चलेगा, कोलिजन कहते हैं टकराव को। सपोर्ट मोर डिवाइसेस बिल्ट इन, ये इसका एड्रेस ऑथेंटिकेशन एंड बेटर पैकेट स्विचिंग, ये इसका फॉर्मेट है जो मैंने आपको पीछे भी शो किया हुआ था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए फिर ये बाकी कल पढ़ लेंगे, कल ये एंड हो जाएगा जब। कल हाफिज।